नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। कहा, गांवों के सर्वांगीण विकास पर मोदी सरकार का जोर। गांव के लोग ही तय करेंगे गांव का विकास। नए साल पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और योगदान की सराहना की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ की निर्णायक भूमिका रही। दिसंबर में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 6.1% की बढ़ोतरी। सरकार के खजाने में आए 1.74 लाख करोड़ रुपए। दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन में हुई 29% की बढ़ोतरी। और स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन बना मातम। ट्रांस मोंटाना के बार में भीषण विस्फोट। स्थानीय पुलिस के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका। 100 से ज्यादा घायल। धमाके के कारणों की जांच जारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की ग्राम पंचायत लोणी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार को हर हाल में काम देना होगा और अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों में रोजगार, जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। पहले जो योजना थी, वेटिंग लिस्ट खत्म करने की बात भी रेल मंत्री ने कही है। गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं, 3 टियर के 11 कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, 11 3 टियर कोच, इसके अलावा 4 2 टियर कोच, 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच की सुविधा भी होगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 पैसेंजर के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए खास व्यवस्था ट्रेन में की गई है। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823 और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं
वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत देश की जनता की पसंद बन चुकी है, लिहाजा सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। रेल मंत्री के मुताबिक जो ट्रेन असम से निकलेगी उसमें असम और पूर्वोत्तर का खाना होगा। जो ट्रेन कोलकाता से चलेगी उसमें बंगाल का खाना यात्रियों को मिलेगा। इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, करीब करीब और 8 ट्रेन अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी, और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगी, और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बात करते हुए कहा कि एआई भारत में सकारात्मक बदलाव का प्रमुख माध्यम बन सकता है। राष्ट्रपति ने भारत के दृष्टिकोण को तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि एआई आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआई सीखने और समझने की प्रक्रिया में मददगार है और मानवता के सामने आ रही कई चुनौतियों का समाधान भी पेश कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और बच्चों को एआई माध्यम से इनोवेटिव फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास विकसित भारत की नींव है और ये पहल एआई युग में युवाओं को सशक्त बनाएगी। एआई आज के दिनों में एक इनएविटेबल विषय बन चुका है। अति आवश्यक जानकारी सबके पास रहे, इस प्रकार ज्ञान उसके रहे, इस प्रकार की दुनिया बन चुकी है। एआई काफ़ी मात्रा में हमारी लोगों की ज़िंदगी को, विशेष करके नई पीढ़ी की कामकाज को प्रभावित करने वाला है। इसलिए भारत सरकार की शिक्षा विभाग तथा स्किल डेवलपमेंट विभाग, उद्यमिता विभाग दोनों ने मिलकर इसको एक संपूर्ण अवेयरनेस कैंपेनिंग करे, उसके बारे में जानकारी दे, उनकी कोर्सेज को लेके आए, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकता से लेके डीप अंडरस्टैंडिंग तक एआई कैसे मददगार हो, उसके लिए कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए थिरुवनंतपुरम के नए मेयर वीवी राजेश को पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में इस उपलब्धि के महत्व और विकसित केरल के लिए भाजपा के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा कि दशकों से केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का सफर कठिन रहा है। राज्य की राजनीति पर एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा रहा है, जिनका खराब शासन रिकॉर्ड सभी के सामने है। इन मोर्चों ने भ्रष्टाचार और हिंसा की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जो केरल की संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों, शत्रुतापूर्ण वातावरण और हिंसा के बावजूद हमारे कार्यकर्ता दृढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि दिल्ली में मित्र
और केरल में प्रतिद्वंद्वी होने वाला एलडीएफ और यूडीएफ का ये फिक्स मैच जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए वीवी राजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका आभार जताया। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री का पत्र शेयर करते हुए कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा केरल को 9 वर्ष का उपहार है। उन्होंने कहा कि थिरुवनंतपुरम में आया राजनीतिक परिवर्तन भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। लिस्ट का यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत होता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकना रहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु फैसिलिटीज़ के आदान प्रदान को लेकर 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था, जिसे 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। और समझौते के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच ये सूचियों का लगातार 34वां आदान प्रदान है। पहली बार दोनों देशों ने 1 जनवरी 1992 को इस तरह की सूची का आदान प्रदान किया था। बीते दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज़्यादा है। वहीं ट्रांजैक्शन की कुल राशि लगभग 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। महीने के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में रोजाना औसतन 90,217 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 87,721 करोड़ रुपए था। इसी दौरान इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा है और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 70.9 करोड़ सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं, जो जुलाई 2024 के बाद से 21% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गांव तक क्यूआर कोड की सुविधा पहुंच जाने से स्कैन करके भुगतान करना पूरे देश में आम बात हो गई है। खास बात यह है कि भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को आसानी से डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे शहर और गाँव के बीच की दूरी कम हुई है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश बनकर उभरा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में 0 ड्यूटी लगेगी और अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा। साथ ही उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो पैसिफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की 3री सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं। पीयूष गोयल के अनुसार पिछले 3 साल में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस, मजबूत सप्लाई चेन मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और मजदूरों तक को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-2025 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा है, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें फल, सब्जी, समुद्री उत्पाद और मसालों में अच्छी वृद्धि हुई है और कॉफ़ी के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात करीब 16% बढ़ा है। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा,
जिससे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। और आज डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए डीआरडीओ की इस सफर पर हमारी खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है। और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, डीआरडीओ। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में डीआरडीओ की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी पीपीई किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, डीआरडीओ ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज डीआरडीओ न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज डीआरडीओ देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा डीआरडीओ है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। डीआरडीओ ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण डीआरडीओ की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीआरडीओ ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी पीपीई किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर डीआरडीओ ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में डीआरडीओ की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीआरडीओ नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। डीआरडीओ की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय पर 68वें स्थापना दिवस के मौके पर डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई, जो संगठन की पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ की सराहना करते हुए कहा कि इसने भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों से सुसज्जित कर देश की स्वदेशी क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ के उपकरण बिना किसी बाधा के कार्य करते रहे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि डीआरडीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषित सुदर्शन चक्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल के तहत डीआरडीओ हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को एक एयर डिफेंस सिस्टम से सुसज्जित करेगा, जिससे अगले दशक तक पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अत्याधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस को महत्व को महसूस किया। मुझे विश्वास है डीआरडीओ जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया है।
सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कुल 6.1% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। दिसंबर 2024 में ये कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आयात यानी विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी कलेक्शन 19.7% से बढ़कर 51,977 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर में 31% ज़्यादा रिफंड जारी किए गए, जो बढ़कर 28,980 करोड़ रुपए हो गया। रिफंड देने के बाद सरकार के पास बचा शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2% से अधिक है। सेस कलेक्शन घटकर 4,238 करोड़ रुपए रह गया, जबकि दिसंबर 2024 में ये 12,003 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2025 से करीब 375 सामानों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं, जिसके तहत अब केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही सेस लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि टैक्स दरें घटने से राजस्व कलेक्शन पर असर पड़ा है। साल 2025 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इन दोनों प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास भी और रफ्तार पकड़ेगा। साल 2025 के आखिरी दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट नासिक से सोलापुर और कोरापुट से मोहना के बीच में हैं। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव है। पीपीपी मॉडल पर 6 लेन वाला हाईवे नासिक से सोलापुर के अक्कलकोट तक बनेगा। यह 374 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। 19,142 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यह हाईवे सूरत चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा, जो पश्चिम भारत को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र के नासिक के अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। नए हाईवे के बनने से नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 14% तक कम हो जाएगी और जहां अभी करीब 432 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, वह घटकर 374 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। कैबिनेट बैठक में ओडिशा के लिए भी एक अहम सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। कोरापुट से मोहना तक के हाईवे के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का फैसला लिया गया है। इसके तहत मौजूदा सड़क को 2 लेन का बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1526 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉरिडोर 206 किलोमीटर से भी लंबा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत उसके बकाया भुगतान से 5 साल की मोहलत दी गई है। इसके तहत 87,695 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व यानी AGR बकाये के भुगतान को राहत दी गई है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के बकाया भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत भी दी गई है। इससे कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व बकाया रोक लगाने पर सहमति जताई, जिससे संकटग्रस्त कंपनियों को वित्त वर्ष 2031-32 से 2040-41 तक चुकाना होगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल AGR बकाया राशि का कुछ हिस्सा या शायद पूरा माफ़ कर दे। हालांकि मंत्रिमंडल ने इसके बजाय बकाया राशि पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे कंपनी को उबरने का समय मिल जाएगा। AGR बकाया का मतलब है कि समायोजित सकल राजस्व के आधार पर दूरसंचार कंपनियों की ओर से सरकार को देय भुगतान। ये वो राजस्व है जिस पर दूरसंचार संचालकों को लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है और इसमें सभी राजस्व शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड के मशहूर रिजॉर्ट टाउन क्रांस मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ले कॉन्स्टलेशन बार में हुए एक भीषण विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका है। इस धमाके में 100 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात कही जा रही है। यह घटना गुरुवार तड़के करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ, जब पर्यटक नया साल का जश्न मना रहे थे। विस्फोट के बाद इमारत में आग लग गई और इसे बुझाने का काम शुरू किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने